नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आर्थिक सुधार क्या होते हैं और पुरानी आर्थिक नीति क्या थी और नई आर्थिक नीति क्या थी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लाने के पीछे क्या कारण थे। तो आज का वीडियो 12th क्लास और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो मैंने आई बटन पे दे दिया है, वहां पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कि नीड्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी आखिर भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों को क्यों करना पड़ा, उसके पीछे के क्या कारण है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर कहीं पे भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपका उसका 100% आपको जवाब दूंगा। तो देखिए, पहले हम एक बारी ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से हमें नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा। तो पहला कारण था हमारा राजकोषीय घाटे में वृद्धि। अब राजकोषीय घाटे में वृद्धि हमारा पहला कारण था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था। दूसरा, बढ़ता प्रतिकूल भुगतान शेष। तीसरा, खाड़ी संकट। चौथा, विदेशी विनिमय के भंडार में कमी। पांचवा, कीमतों में वृद्धि बोले या मुद्रा स्फीति काल कह लें इसे, या तेजी काल भी आप इसे कह सकते हैं। और छठा हमारा कारण था सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों की असफलता। तो ये हमारे 6 कारण थे, और भी कारण थे दोस्तों, ऐसा ना समझें आप कि ये 6 कारणों की वजह से हमने नई आर्थिक नीति को अपनाया, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण है, अगर ये आप कवर कर लेते हो तो बाकी सब भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं पहले कारण की। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर ये जो राजकोषीय घाटा होता है ये आखिर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को यही नहीं पता होगा कि राजकोषीय घाटा, देखिए राजकोषीय घाटा, बड़ी ई की मात्रा लगनी थी, गलती से मैंने छोटी लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कीजिए आप। तो देखिए, राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कुल व्यय माइनस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां या आय भी आप कह सकते हैं, आय। तो देखिए, राजकोषीय घाटे का एक फॉर्मूला होता है कि राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय। अब इस कुल व्यय में हमारा राजस्व व्यय भी शामिल है और पूंजीगत व्यय भी शामिल है। राजस्व व्यय भी शामिल है और पूंजीगत व्यय भी शामिल है। बट जब हम कुल प्राप्तियों की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे केवल और केवल राजस्व प्राप्तियां होती है, पूंजीगत प्राप्तियों को इसमें स्थान नहीं दिया जाता। क्योंकि उधार, अगर आप किसी से उधार लेते हो, जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपके मम्मी पापा किसी से उधार लेते हैं, क्या वो आपके मम्मी पापा की आय है? क्या वो आपकी आय है? अगर आप किसी से उधार लेते हो, क्या आप अपनी इनकम में उसे शो करोगे? नहीं ना। तो इसलिए आप समझिए, राजकोषीय घाटा किसी परिवार का नहीं है, संपूर्ण देश का है। अगर हम भारत देश की बात कर रहे हैं और अगर हम भारत के वासी, अगर हम राजकोषीय घाटे की बात कर रहे हैं तो भारत के घाटे की बात कर रहे हैं। भारत सरकार के जितने भी व्यय होते हैं, भले वो राजस्व व्यय हो, भले वो पूंजीगत व्यय हो, वो सारे शामिल किए जाते हैं। बट राजस्व प्राप्तियों में
कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों को तो शामिल किया जाता है, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जिसमें उधार होता है ना, उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जितना एक देश की सरकार का राजकोषीय घाटा होता है, वो उस देश की सरकार दूसरे देशों से या अपने देश से या बैंकों से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से क्या लेती है, उधार लेती है दोस्तों। तो ये जो राजकोषीय घाटा था ना दोस्तों, ये निरंतर बढ़ता जा रहा था। यानी आप इतना समझ लीजिए कि 1990 से 1980 से 1981 तक ये था 5.4, तो ये बढ़कर 1990 और 91 में बढ़कर 8.4 हो गया था, यानी 3% बढ़ गया था। तो राजकोषीय घाटा जितना जितना बढ़ता जा रहा था, तो भारतीय सरकार के लिए आर्थिक संकट पैदा होता जा रहा था। क्यों होता जा रहा था, देखिए सिंपल सा समझिए। अगर भारतीय राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो भारतीय सरकार को दूसरे देशों से क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। अब उधार लेंगे क्योंकि राजकोषीय घाटे को भरने के लिए उधार लेना पड़ता है। अब अगर आप कोई उधार देता है तो उसके बदले में वो ब्याज भी देता है, सिंपल सी बात है। अब एक समय ऐसा आया कि जो पूरी संपूर्ण जीडीपी थी ना, जो सकल घरेलू उत्पाद था, 1991 तक 36.9%, कितना, 36.9% के आसपास पहुंच गया था, यानी 36.4% के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया था। यानी अगर मान लीजिए भारत सरकार ने 100 रुपए की वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण किया, तो 36 रुपए 4 पैसे तो भारत सरकार को लिए गए ऋण पर ब्याज देना पड़ रहा था। यानी जितना ऋण नहीं था ना, उससे ज्यादा ऋण पर दिए जाने वाला ब्याज था, जो कि बहुत ही बड़े आर्थिक संकट की ओर इशारा कर रहा था। तो ये कारण था दोस्तों, जिसके वजह से भारत सरकार को एलपीजी नीति को इंप्लीमेंट करना पड़ा। एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अभी हम इन पे आएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको आर्थिक सुधार बताए थे और बताया था कि पुरानी आर्थिक नीति क्या होती है और नई आर्थिक नीति क्या होती है, ये मैंने आपको थोड़ा समझाया था। बट ये एलपीजी नीति अपनानी क्यों पड़ी, क्या मजबूरी थी? तो पहली मजबूरी ये थी कि राजकोषीय घाटे बढ़ते ही जा रहे थे, उनको पूरा करने के लिए देश की सरकार को ऋण लेना पड़ रहा था, और उस पर जो ऋण का ब्याज था ना, वही बहुत होता जा रहा था। वो संपूर्ण जीडीपी का 36.4% हमारा बन गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट की ओर इशारा था। अब इसके बाद दूसरा कारण था हमारा प्रतिकूल भुगतान शेष। तो पहले तो आप ये समझिए कि ये भुगतान शेष क्या होता है। भाई भुगतान संतुलन, अगर मैं बात करूं भुगतान संतुलन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात दोस्तों। देखिए हमारा देश यानी भारत बहुत सारे देशों को वस्तुओं बेचता है, बहुत सारे देशों से वस्तुएं खरीदता है, यानी वस्तुएं तथा सेवाओं का निर्यात भी करता था और आयात भी करता था। सिंपल सी बात है। पैसा उधार भी देता था, उधार लेता भी था। श्रम हमारी तरफ यहां से मजदूर दूसरे देशों में काम करने भी जाते थे और दूसरे देशों के भारत में भी आते थे। तो भुगतान शेष विदेशी व्यापार का क्या करता है, लेखा जोखा रखता है। भुगतान शेष के लिए आप दो ही शब्द याद रखें। भुगतान शेष आर्थिक सौदों के लेखे जोखे को कहते हैं। लेखे जोखे को यानी हिसाब किताब को हम क्या कहते हैं, भुगतान शेष। पर ये भुगतान शेष में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है विदेशी व्यापार, ना कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार। सॉरी, विदेशी व्यापार यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, देसी व्यापार नहीं दोस्तों। देसी व्यापार का तो लेखा जोखा जीडीपी बताता है हमें, बट विदेशी व्यापार से कि भारत देश ने कितनी वस्तुएं निर्यात की, कितनी वस्तुएं आयात की, कितनी सेवाएं निर्यात की, कितनी सेवाएं आयात की, कितना पैसा भारत से दूसरे देशों में गया, कितना पैसा भारत से दूसरे देशों में आया, इस सब का लेखा जोखा भुगतान शेष के खाते में लिखा जाता है दोस्तों। बहुत ही सिंपल। और ये जो भुगतान शेष था ना, ये जो भुगतान शेष था, अगर हम इसे एक तराजू मान लेते हैं, तो भुगतान शेष का जो आयात वाला पन्ना था ना, वो बहुत भारी हो गया था, निर्यात वाला बहुत कम हो गया था।
तो यानी ये समझ लीजिए भारत जो देश है वो दूसरे देशों को वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात तो बहुत कम कर रहा है, जबकि आयात बहुत ज्यादा कर रहा है। तो यानी ये संतुलन नहीं था, भुगतान संतुलन। हमेशा एक देश की सरकार इसे संतुलित बनाए रखने की कोशिश करती है, बट 1991 के अंत तक, 1990 के अंत तक बढ़ता प्रतिकूल भुगतान शेष, यानी हमारा निर्यात लगातार कम हो रहा था जबकि आयात लगातार बढ़ रहा था। तो ये दूसरा कारण था दोस्तों, जिसके वजह से भारत सरकार को नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाएं और लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और आप सबको मैं पावर पॉइंट पे बना के दे रहा था, उसमें कुछ ज्यादा मैं अच्छा बना रहा था, बट आपने कहा कि हमें ये कॉपी में ही समझाइए क्योंकि आप कॉपी में अच्छा समझाते हैं। अगर आप मानते हैं वाकई में कि मैं अच्छी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाता हूं, तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं हम खाड़ी संकट की, कि भाई खाड़ी संकट क्या था। देखिए खाड़ी मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए खाड़ी क्या है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सी बात, ये हमारा जो विश्व है, ठीक है, विश्व में बहुत सारे महाद्वीप है, जैसे कि ये मेरा एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा अमेरिका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भाई हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा ग्रीनलैंड है। दोस्तों यहाँ पे जो यूरोप और अफ्रीका के आसपास जो खाड़ी क्षेत्र है, जैसे सऊदी अरेबिया, यमन, ईरान, इराक, ये जो देश है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, पेट्रोल पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, यानी बड़े बड़े तेल के कुएं होते हैं। और आप जानते हो दोस्तों आर्थिक विकास के लिए तेल की कितनी जरूरत होती है, यानी पेट्रोल डीजल अगर खाड़ी देशों से आना बंद हो जाए तो भारत क्या, बड़ी बड़ी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत से, यानी एशिया में भारत आता है, दक्षिणी एशिया में भारत आता है, भारत के बहुत सारे नागरिक भारत से जाते हैं खाड़ी देशों में रहने, वहां पे तेल निकालने का कार्य करते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में अनिवासी नागरिक हैं भारत के, जो भारत में तो नहीं रहते हैं बट मूल निवासी भारत के ही हैं, वो जिन्हें हम NRIs भी कहते हैं, शॉर्ट पे NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी आप इन्हें कहते हैं, अनिवासी भारतीय। ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते थे, पैसा भेजते थे भारत में। पर खाड़ी संकट आ गया था दोस्तों। आपको ये बात पता है कि अमेरिका यानी USA और सोवियत संघ हमेशा खाड़ी देशों को क्या करना चाहता था, कब्जाना चाहता था। उनके तेल के कुओं पर अमेरिका और रशिया की बहुत ही पैनी नजर थी, जिसके वजह से वहां पे युद्ध के आसार बन गए थे। युद्ध के आसार बन गए थे तो तेल निकालने का काम रुक गया था, और जिसकी वजह से बहुत सारे भारतीय जो खाड़ी के देशों में रहते थे वो भारत लौट आए थे। जो बहुत बड़ी मात्रा में जो पैसा आता था भारत की अर्थव्यवस्था में, वो आना बंद हो गया था, जिसकी वजह से दोस्तों विदेशी मुद्रा की भारत में कमी आ गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से नई आर्थिक नीति को हमें अपनाना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विदेशी विनिमय के भंडारों में कमी। अब आप देख ही सकते हैं जो हमारे सार्वजनिक उद्यम थे या जो निजी उद्यम थे, वो लगातार क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा बेकार निष्पादन कर रहे थे। यानी खासकर अगर हम PSU यानी पब्लिक सेक्टर के उद्योगों की बात करें तो उनका जो कार्य निष्पादन था वो बहुत ही बेकार था। और आप ये भी मैंने अभी आपको बताया कि हम निर्यात तो बहुत कम कर रहे थे वस्तु तथा सेवाओं का, बट आयात बहुत ज्यादा कर रहे थे। अब आयात ज्यादा कर रहे थे तो हमें विदेशी मुद्राओं में ही भुगतान करना होता था,
आप ये बात जानते हैं, विदेशी मुद्रा में ही हमें भुगतान करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, जिसे हम आरबीआई, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की पूरी मौद्रिक नीति का संचालन करता है, पूरे मौद्रिक नीति का संचालन करता है, उसके पास हमारी जो विदेशी मुद्रा की जो भंडार थे ना, वो निरंतर कम होते जा रहे थे। इतने कम हो गए थे कि आयात करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती है, जैसे तेल हो गया, कुछ खाद्यान्न से रिलेटेड चीजें हो गई, कोई टेक्नोलॉजी हो गई, उसके भुगतान करने के लिए केवल 10 दिन का ही हमारे पास विदेशी मुद्रा मौजूद थी। अब विदेशी मुद्रा ही नहीं होगी, क्यों विदेशी मुद्रा ही नहीं होगी तो हम विदेशी सामान को अपने देश में इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आयात नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भारत सरकार को विवश होना पड़ा नई आर्थिक नीति को अपनाने के लिए। क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ यानी विश्व मुद्रा संगठन, कुछ इस तरीके का नाम है इसका, ये जो दो बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इन्होंने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम तुम्हें 9 बिलियन का ऋण तो देने के लिए तैयार है, उधार हम आपको देंगे आपके आर्थिक संकट से उबारने के लिए, बट आपको अपनी LQP की नीति को छोड़कर LPG की नीति को अपनाना पड़ेगा। अभी तक आप जो बंद अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हो, आप ऐसा नहीं चलेगा, आपको खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करना पड़ेगा, आपको अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा, आपको दूसरे देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा। इसके पीछे वर्ल्ड बैंक और IMF का उद्देश्य ये था कि जो विकसित देश थे ना दोस्तों, जो बड़े बड़े विकसित देश है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, या हमारा चाइना हो गया, हमारा नहीं है चाइना, ठीक है, चाइना हो गया, ये जो बड़े बड़े देश है, ये जितने भी बड़े बड़े देश हैं, ये छोटे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि इनका उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, ये औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे। तो ये चाहते थे कि जो देश जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अभी इतने आगे नहीं बढ़े, जिन्होंने कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे, अब कहते एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इंपोर्ट से रिलेटेड, उन्हें हटा लिया जाए। और ये दोनों जो संस्थाएं बनी है, ये दोनों इस किनका समर्थन करेगी? विकसित देशों का ही करेगी, अमीर देशों का ही करेगी दोस्तों। तो भारत के सामने इन्होंने प्रस्ताव रखा कि आपको अपनी LQP की नीति को छोड़कर LPG की नीति को अपनाना पड़ेगा, जिसके ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो विदेशी विनिमय के भंडार में कमी आने के कारण दोस्तों हमें नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि कब होती है? आप मुझे बताइए, किसी भी देश में कोई भी वस्तु हो या कोई भी सेवा हो, कब कीमतों में वृद्धि होती है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जब डिमांड तो देश में बहुत ज्यादा हो पर सप्लाई पीछे से बहुत कम हो। यानी मतलब क्या कि भाई जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत कम हो रहा है, पर डिमांड है ना लोगों की बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि आप जानते हो कि 1990 तक आते आते जो भारतीय जनसंख्या थी उसका विस्फोट हो चुका था। भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पे आ चुकी थी। जो 1947 में जनसंख्या थी वो 1990 में थी ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया था। जो डिमांड थी ना विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इन कंपैरिजन ऑफ सप्लाई। जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई बहुत कम होती है, तो देश में तेजी का आ जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है, जिससे वस्तुओं का उत्पादन तो नहीं बढ़ता है बट उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। आप समझ सकते हैं, आप ये देख रहे हैं, कीमतों में वृद्धि को हम मुद्रास्फीतिक काल भी कहते हैं। मुद्रास्फीतिक
काल भी कहते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं और जो सेवाएं होती हैं उनकी कीमतों में निरंतर वृद्धि होना, यानी महंगाई दर में वृद्धि होना। और महंगाई कब होती है? जब एक देश की अर्थव्यवस्था में मांग तो बहुत ज्यादा हो बट सप्लाई बहुत कम हो। सप्लाई कम कब होगी? जब उसका प्रोडक्शन भी कम होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, मान लीजिए ये जो स्केच कलर्स हैं ये मार्केट में बन ही नहीं रहे, तो भैया सप्लाई कहां से करेंगे? होलसेलर कहां से सप्लाई करेंगे? रिटेलर्स कहां से सप्लाई करेंगे? जबकि मैन्युफैक्चरर इनका प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है। और मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा तो था ही नहीं देश के पास, क्योंकि भारत देश 1990 के अंत तक आर्थिक संकट से जूझ रहा था दोस्तों, बहुत बड़े आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, जिसका सबसे बड़ा कारण अगर आप मुझसे पूछें तो ये है देश के दुश्मन जो थे सार्वजनिक क्षेत्र, जिन्हें अब एक एक करके मोदी साहब निपटा रहे हैं। आपने सुना होगा एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक रहा है, मतलब मोदी साहब ने तो एक ही चीज सोचा है, निजीकरण करो देश बचाओ, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। निजीकरण करना चाहिए बट इतना नहीं करना चाहिए कि देश बिल्कुल गुलाम बन जाए बड़े बड़े उद्योगपतियों का। और आज की डेट में गौतम अदानी हो, मुकेश अंबानी हो, आने वाले टाइम पे ये देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, देश के राष्ट्रपति भी नहीं होंगे, बट इन दोनों की देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा चलेगी, क्योंकि रेलवे इनके पास आ जाएगा, एयर इंडिया इनके पास आ जाएगा, और जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो सब इन्हीं के पास आ जाएंगे, जिसका सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार है वो है सरकारी कर्मचारी। क्योंकि दोस्तों ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की असफलता ही सबसे बड़ा कारण था नई आर्थिक नीतियों का अपनाना। और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र जो है, सरकारी उद्योग जो थे, जैसे हमारा LOC यानी इंडियन ऑयल हो गया, बहुत सारे हैं, भेल हो गया, बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूं, भेल हो गया बहुत, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी आप इतना सा समझिए, बहुत ही सिंपल सी बात, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी अर्थव्यवस्था थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी यहाँ पे वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण सरकारी कंपनियां भी करती थी, यानी सरकारी उद्योग भी करते थे, और साथ में दोस्तों निजी उद्योग भी करते थे। निजी उद्योग तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जा रहे थे, क्योंकि वहां पे स्वाहित था। बट सार्वजनिक हित में स्वाहित का अभाव होने के कारण सर्वहित था, यानी सबके हित के लिए किया जाता था, बट स्वहित तो नहीं था ना। तो जो भी सरकारी कर्मचारी थे वो सोचते थे कि भाई अगर नुकसान होगा तो सरकार को ही होगा, हमें कोई होगा, हमारा क्या है, ऐसा ही होता था। जिसकी वजह से दोस्तों जो सार्वजनिक क्षेत्र थे वो निरंतर डूबते जा रहे थे, जिसके वजह से जो सार्वजनिक पूंजी लगी हुई थी, जो देश का पैसा उसमें लगा हुआ था, वो निरंतर बर्बाद होता जा रहा था। और इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या था दोस्तों? चोरी होना। देश के जो सरकारी क्षेत्र थे उसमें बहुत बड़ी मात्रा में चोरी होती थी, यानी चोरी होना, भ्रष्टाचार होना, अकुशल होना, ये बड़े बड़े कारण थे दोस्तों, जिसके वजह से सार्वजनिक उद्यम जो थे वो निरंतर घटते जा रहे थे, उनका जो कार्य निष्पादन था वो निरंतर घटता जा रहा था। जिसकी वजह से दोस्तों भारत सरकार ने नई नीति LPG को अपनाया। क्लियर है? आपको ये कैसा लगा चैप्टर, ये पॉइंट्स अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज मुझे सुझाव दें, मैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।